कॉन्सेप्ट का जो है एकात्मक, अर्थसंघात्मक, संघात्मक और ये परिसंघात्मक। ठीक है, मतलब यहाँ पर राज्य को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता होती है, राज्यों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है और यहाँ राज्यों को कम स्वतंत्रता होती है। एकात्मक शासन मतलब केंद्रित शासन है, सेंट्रल से ही संचालित हो रहा है, प्रांतों को बहुत कम स्वतंत्रता होती है और वहाँ पर प्रांतों को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता होती है कि प्रांत जो है संघ से निकल नहीं सकते हैं जो है, जैसे सोवियत संघ में हुआ था जो है। ठीक, सोवियत संघ में यही तो हुआ था, तो परिसंघ है। और वर्तमान में अब देखा जाए जो है तो ऑथेंटिकली कोई भी जो है राष्ट्र, कोई भी राज्य जो है परिसंघ नहीं है इस समय। ठीक, और ब्रिटेन सशक्त उदाहरण है जो है ये एकात्मक सत्ता। अपना देश जो है भारत संघात्मक है या एकात्मक, इसमें विवाद चलता रहता है क्योंकि दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। कभी ये जो है संघात्मक हो जाता है, कभी एकात्मक हो जाता है। दोनों ही प्रवृत्तियां भारतीय संविधान में निहित हैं जो है। अक्सर करके जो है आपातकाल में, इमरजेंसी में जो है पूरा शक्ति जो है सेंट्रल में केंद्रित हो जाती है, राज्यों की स्वायत्ता बहुत कम हो जाती है। तो लक्षण बताए गए थे एकात्मक संघात्मक के, और ये बताया गया था कि भारत जो है संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, जो दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें जो है। इसीलिए जो है केसी ड्वेयर ने इसे क्या कहा है, अर्थशास्त्र। केसी ड्वेयर ने जो है अर्थशास्त्र कहा है। ये आता है भारत को क्वांटिटेटिव अर्थसंघात्मक किसने कहा है, तो आपका जो है केसी ड्वेयर बहुत बार आया है ये। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट थोड़ा है जो है अध्यक्षात्मक, और क्या होगा अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन। अपना देश जो है संसदात्मक है, ठीक है, और अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इसको देख लीजिए क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले ये आएगा नहीं जीएसटी में समझे रहा। संस्थात्मक व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है संस्थात्मक शासन का जो है मॉडल है, सबसे सशक्त उदाहरण, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड नेशन अध्यक्षात्मक का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ भी शक्तियों से ही रिलेटेड है। केंद्र और राज्य में कितना संबंध है, केंद्र में और राज्यों में जो है कैसा संबंध है, इसके आधार पर हम देखते थे जो है संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। केंद्र और राज्य में यह बहुत क्लोज संबंध है जो है, बंधनकारी संबंध है जो है, तो एक ये एकात्मक हो गया था, ठीक है। और यदि ढीला है केंद्र राज्य का संबंध परिसंघ के तरीके से, तो संघात्मक हो गया था, परिसंघात्मक हो गया था, यही था ना। तो उसके मतलब उसके क्लासिफिकेशन का, एकात्मक और संघात्मक के क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कितना है, यही तो था। जब राज्य को बहुत अधिक शक्तियां मिल गई तो परिसंघ की तरफ चल गया, और केंद्र को अधिक शक्तियां मिल गई तो एकात्मक की तरफ चला गया, इधर मुख कर गया जो है। तो इसके विभाजन का आधार था जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या केंद्र और राज्य के मध्य कैसा संबंध है, ठीक है। संस्थात्मक अध्यक्षात्मक, अब इसके विभाजन का क्या आधार है। शासन के 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के या शासन के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग।
ये तीनों अंग मिला करके जो है शासन का संचालन करते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य जो है विधि या अधिनियम का निर्माण करना, ठीक है। कार्यपालिका का उस अधिनियम या विधि विधान को धरातल पर लागू करना है, अप्लाई करना है। और न्यायपालिका ये देखती है कि विधि विधान ठीक तरीके से लागू किए जा रहे हैं कि नहीं। संसद या विधायिका जो है विधि को संविधान के उपबंधों के तहत बना रही है या उससे परे जा रही है जो है, ठीक। तो विधायिका कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, इसके आधार पर विभाजन किया गया है संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक का, ठीक है। संस्थात्मक अध्यक्षात्मक का विभाजन जो है इसके आधार पर किया गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध है। जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, अध्यक्षात्मक सरकार में जो है राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो है राष्ट्रपति, यहाँ भी है यहाँ भी है, अपने यहाँ भी है। अपना देश ये इंडिया में संस्थात्मक शासन है। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष है, अपने यहाँ भी, यूनाइटेड स्टेट में भी। लेकिन अंतर क्या है जो है, अपने यहाँ जो है नाम मात्र का शासनाध्यक्ष है जो है, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के शासनाध्यक्ष हैं जो है। और वास्तविक सत्ता किसमें है, प्रधानमंत्री के हाथों में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में जो है वास्तविक सत्ता है, लेकिन नाम मात्र की सत्ता जो है राष्ट्रपति के हाथों में है। और यहाँ कौन है, अमेरिका के कोई प्रधानमंत्री का नाम सुनते हैं कि अमेरिका का ये प्रधानमंत्री है? तो शासन सत्ता पूरी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों में होती है जो है। राष्ट्रपति ही वास्तविक शासक होता है, मतलब वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका का विभाजन यहाँ पर नहीं होता है जो है। और यहाँ पर जो है वास्तविक और नाम मात्र की दो कार्यपालिका होती है जो है, एक केवल नाम रखता है और एक दूसरा वास्तविक शासन संचालन करता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन में महारानी क्या है वो है राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष थी जो है, राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष जो है, महाराजा महारानी होते हैं ब्रिटेन में जो है। तो औपचारिक प्रमुख होते हैं जो है, और शासन सत्ता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चलाते हैं जो है। इस समय कौन है प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक है जो है, भारतीय मूल के। तो शासन सत्ता, अब ब्रिटेन के राष्ट्रपति का नाम आप सुनते हैं नहीं है ना, राष्ट्रपति के नाम पर वहाँ जो है रानी थी, इस समय प्रिंस चार्ल्स है जो है। लेकिन वो औपचारिक तो संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक में यही विभेद होता है। यहाँ कार्यपालिका दो होती है, वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है। जो वास्तविक है वही नाम मात्र है, नाम मात्र कुछ नहीं है जो है। दूसरा देखिए क्या होता है जो है, सबसे मतलब ठीक ठाक जो है अगर होता है व्यवस्थापिका कार्यपालिका में। यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई रिलेशन नहीं होता, खास रिलेशन नहीं होता है जो है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है जो है, कौन है राष्ट्रपति इस समय? जो बिडेन, तो उनके वो मंत्री को जो है सड़क पर से बुला के रख सकते हैं अपने मंत्री को, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो MP को मतलब उनका, लेकिन अपने यहाँ जरूरी है कि मिनिस्टर को, यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है पार्लियामेंट की, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, संसद से कोई मतलब नहीं है। और संसद से जो है स्वतंत्र हो करके कार्य करते हैं जो है, विधायिका के स्वतंत्र हो करके कार्य करते हैं। तो इसीलिए वहाँ के मंत्री को मंत्री नहीं कहा जाता है जो है, विदेश सचिव, ये सचिव कहा जाता है वहाँ के मंत्री को जो है, क्योंकि वो विधायिका के मेंबर नहीं होते जो है। राष्ट्रपति चाहे जिसको चाहे हटा दे, चाहे जिसको रख दे जो है, चाहे विधायिका से हो या ना हो, जनरली नहीं ही होते हैं जो है। और इसमें क्या होता है जो है, मिनिस्टर उसी में से लिए जाते हैं और विधायिका और कार्यपालिका में प्रगाढ़ संबंध होता है जो है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि कार्यपालिका को जो है विधायक को ये
विधायिका का जो है संसद का पार्लियामेंट का बहुमत नहीं है जो है वो खत्म हो जाएगा, जो है गवर्नमेंट गिर जाएगी जो है। तो विधायिका का बहुमत, विधायिका के प्रति कार्यपालिका यहाँ उत्तरदायी है जो है। यहाँ कोई उत्तरदायी नहीं है, कोई बहुमत साबित नहीं करना पड़ता है। एक बार राष्ट्रपति बन गए तो बन गए जो है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है जो है। तो यहाँ पर तो किसी पार्टी को शंका हुई कि हाँ जो है इनके एक दो मेंबर इधर उधर है, चलो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो अपने सभी कार्यों के लिए जितने भी क्रियाकलाप करती है जो है उसके प्रति कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है जो है। तो ये है, और यहाँ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। महाभियोग लगता है, एक इंस्ट्रक्शन है कि महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, हटा सकती है, ठीक। तो यहाँ सरकार स्थिर नहीं होती है जो है, यहाँ सरकार स्थिर नहीं है जो है, और यहाँ सरकार लगभग स्थिर है। महाभियोग विशेष प्रक्रिया है, वो विशेष परिस्थितियों में आती है जो है। तो ये अंतर है जो है विधायिका और कार्यपालिका में। और कार्यपालिका के जितने भी मेंबर होते हैं वो विधायिका से लिए जाते हैं जो है, ठीक। तो विधायिका और कार्यपालिका में अंतर संबंध होता है जो है, एक दूसरे के पूरक होते हैं जो है, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह है संसदीय अध्यक्षीय सरकार, वहाँ पर राष्ट्रपति जो है सर्वेसर्वा होता है, कार्यपालिका एक ही होती है, वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कोई कार्यपालिका नहीं होती। और यहाँ पर जो है संस्थात्मक शासन में जो है विधायिका कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। यदि कोई भी कार्य करे, कोई भी प्रस्ताव पारित हुआ जो है, कोई भी कानून आ गया, मतलब कोई भी नियम कानून या डीएम भी कोई ऐसा कार्य कर दिया जो है जो असंवैधानिक है, तो डीएम कार्य किया मतलब तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार के ही कर्मचारी हैं जो है, तो उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ जो है, ठीक है। और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके ये काम जो है विधिसंगत नहीं हुआ है जो है, मतदान हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। तो कदम कदम पर हर कार्य के लिए जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका विधायिका से ही निर्मित होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये उत्तरदायी नहीं होती है विधायिका, विधायिका ये कार्यपालिका विधायिका के से स्वतंत्र होकर के कार्य करती है, और उत्तरदायी भी नहीं होती है, और कार्यपालिका एक ही होती है, नाम मात्र और वास्तविक का विभाजन नहीं होता है। तो अपना देश भारत जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ औपचारिक प्रधान है, संघ का प्रमुख है, शासनाध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वो कहने के लिए है जो है। सारी शासन सत्ता जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा संचालित किया जाता है जो है। और विधायिका और कार्यपालिका में कोई रिलेशन है, प्रगाढ़ संबंध है। तो ये इसीलिए संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से जो लिया गया था अब हो गए, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए ना, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक और संघात्मक एकात्मक शासन क्या होता है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है ये लिखते चलिए। संघात्मक शासन, विधि का शासन, विधि के समता, राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान, एकल नागरिकता। अपने यहाँ एकल नागरिकता है ना, लेकिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो संघात्मक शासन है, दो नागरिकता होती है। संघ की भी नागरिकता होती है और स्टेट की भी नागरिकता होती है, क्योंकि स्टेट को जाते हैं। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सारे आप सब समझ गए हैं। संविधात्मक समझाया गया है, विधि का शासन भी बताया गया था, विधि के समझ समता भी बताया गया था, राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान हो ही गया, नागरिकता एकल। ठीक, इसके बाद चलिए अमेरिका संविधान क्या लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है अपने यहाँ,
राजपथ पर महाभियोग की प्रतिक्रिया। और एक क्या छूट रहा है? मौलिक अधिकार को भी और विधि का समान संरक्षण जो बताया गया है। विधि का समान संरक्षण भी समझते भी है ना, परिस्थितियों के अनुसार ये परिस्थितियां अलग है जो है तो विधि में जो है क्या भेदभाव किया जा सकता है। विधि का समान संरक्षण ये लिख लीजिए, इतना ये आता है। चलिए, ये तो सारी बातें समझ ही गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, अपने यहाँ भारत में संविधान सर्वोच्च है। स्वतंत्र न्यायपालिका पर कोई बंधन नहीं है। न्यायपालिका डिसीजन देने में संविधान के अनुसार स्वतंत्र है। न्यायिक पुनरावलोकन रिव्यू कर सकती है, कोई अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, रिव्यू भी कर सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन वो भी है जो है कि कोई नियम कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है तो उसको जीरो कर सकती है। ठीक है। और एक निर्णय आज दिया जो है कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया निर्णय जो है, और फिर साल भर के बाद वो डिसीजन बदल सकती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है। अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, बदल सकती है। राजपथ पर महाभियोग, संविधान के उल्लंघन पर जो है क्या प्रोसेस है, राजपथ के चैप्टर में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या क्या है बाद में पढ़ेंगे। विधि का समान संरक्षण बताया गया है जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है परिस्थितियों को देखते हुए विधि को अप्लाई करने में भेदभाव किया जा सकता है। कनाडा के संविधान से चलिए बताइए। भारत संघात्मक शासन पद्धति का देश है जो है, ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है, इसीलिए इसमें एकात्मक के भी लक्षण आ गए हैं। अमेरिका पेवर संघीय व्यवस्था है, इसीलिए संघीय व्यवस्था अमेरिका से नहीं लिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय और एकात्मक दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। तो संघात्मक शासन, संघात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र इससे शक्तिशाली बन रहा है और अमेरिका में राज्यों के पास जा रहा है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। और क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्त किया जाना, जबकि राष्ट्रपति संघ का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये देखिए, ये तो चलिए संघात्मक शासन का उदाहरण हो गया, ठीक। लेकिन ये दोनों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का नियुक्त, ये किसको इंगित करता है, ये एकात्मक व्यवस्था को इंगित करता है कि सेंट्रल द्वारा ये जो है अप्लाई हो रहा है जो है। तो ऐसी ही व्यवस्था कनाडा में है, इसीलिए भारत जो है संघात्मक शासन नहीं है जो है, मतलब कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। फिर चलिए, कनाडा हो गया। आयरलैंड, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिख लीजिए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये बाद में पढ़ेंगे क्या है, आगे चल करके। नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में
साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के प्रख्यात हस्तियों को जो है राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत कर देता है। वैसे राज्यसभा के मेंबर तो इलेक्शन द्वारा आते हैं, लेकिन 12 ऐसे मेंबर हैं जिन्हें राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर आपके जो है, जया बच्चन कभी भी जो है, रेखा की जो है, ये सब जो प्रख्यात हस्तियां हैं जो है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। तो ये व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ एक और ले याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान में लिखी प्रस्तावना और एक कोष्ठक में हम भारत के लोग, ये लिख लीजिए। प्रस्तावना यही से शुरू होती है ना, हम भारत के लोग। तो ये शब्दावली मतलब प्रस्तावना वहाँ से ही ग्रहण की गई है, अमेरिका से। और मेन रूप से जो हम भारत के लोग, ऐसे ही अमेरिका का संविधान शुरू है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग जो है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा। ये जो है प्रस्तावना पूछता है कि कहाँ से जो है लिया गया है, तो हम यूनाइटेड स्टेट लगाएंगे। और प्रस्तावना की लैंग्वेज भाषा जो है कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। या हम भारत के लोग शब्दावली कहाँ से ली गई है, तो यूनाइटेड स्टेट से। जर्मनी से लिख लीजिए आवाज उत्पन्न, क्या चीज, हाँ संयुक्त बैठके भी है, लोकसभा राज्यसभा का। बेयर एक्ट पढ़ रहे हो क्या, बेयर एक्ट पढ़ रहे हो? पूरी प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो पूरी प्रस्तावना है लैंग्वेज जो है वो इसी से ली गई है जो है, लेकिन उसमें एक शब्दावली हम भारत के लोग जो है अमेरिका से ली गई है। लोकसभा प्लस राज्यसभा का मतलब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जर्मनी लिख लीजिए आपात उत्पन्न, इमरजेंसी की जो प्रोसेस है जो है वो जर्मनी से लिया गया है, आपात उत्पन्न। वो जर्मनी में पहले था जो है वाइमर गणतंत्र जो है, बहुत पहले जो है कई गणतंत्र बने थे जो है क्रम के अनुसार जो है। तो ये जर्मनी जो है, जर्मनी से लिया गया है जो है। और संविधान संशोधन लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन। फिर जो है लिख लीजिए जापान से, नहीं फ्रांस से लिखिए, हाँ फ्रांस से लिखिए। तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का क्या था, मोटो था, नारा था। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है। किसने फ्रांस की क्रांति का, कौन था जो है थिंकर, रूसो जो है विचारधारा दिया था, विचारक था जो है। तो फ्रांस की क्रांति का आधार इसी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, नागरिकों को जो है जनता को स्वतंत्रता और समानता चाहिए जो है, तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिख लीजिए फ्रांस के संविधान से। और उसके बाद गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था। आगे गणतंत्र क्या है, ये फ्रांस लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व और एक गणतंत्रीय व्यवस्था। देखिए ब्रिटेन में माना जाता है राजतंत्र है जो है, ठीक है, अपने यहाँ गणतंत्र है जो है। तो राजतंत्र में या ब्रिटेन में क्या होता है, जो शासन का प्रमुख होता है या जो राज्य का प्रमुख होता है जो है, वो हेरिडिटी होता है।
क्या एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई तो उनके बाद जो है उसी के जो है प्रिंस चार्ल्स जो है द्वितीय जो है राजा बन गए जो है, मतलब राष्ट्र के प्रमुख बन गए, राष्ट्र के अध्यक्ष बन गए राष्ट्र। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है जो है, अपने यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोनों में यही अंतर है जो है गणतंत्र राजतंत्र में। तो भारत गणतंत्रीय व्यवस्था है, ये जो है ये फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जापान के संविधान से लिख लीजिए, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो बाद में पढ़ेंगे जो है, जब मौलिक अधिकार में आएगा जो है आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हनन किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित तो ऐसे मनमाने तरीके से नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है। तो एक था विधि के समक्ष समता, एक विधियों का समान संरक्षण, और एक आ गया जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है। ये क्या है, मतलब विधि के अनुसार तो हो, कानून के अनुसार तो हो, लेकिन कानून ठीक ढंग से लागू भी किया गया हो, कानून ठीक ढंग से लागू भी किया गया हो, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। मतलब केवल कानून ही नहीं सही हो जो है, उसको जो है लागू करने में सही मतलब नियम नियमावली का पालन किया गया हो, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जा रहा है जो है, तो ये नहीं कि इस आर्टिकल में है फांसी दिया जा सकता है, या आईपीसी की ये धारा है जो है फांसी दे दिया जा सकता है जो है, लेकिन उस मतलब पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया डिसीजन लेने में जो है। जितने सब सारे होते हैं, साक्ष्य वाक्य, उसकी गवाही, इसकी गवाही, सब ले करके मतलब पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके जो है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये होती है जो है, ठीक है। विधि का पालन जो है नियमानुसार किया गया है, तो ये जापान से लिया गया है। तो ये आप सबका जो है मौलिक कर्तव्य लिख लीजिए, रूस से जो है सोवियत संघ से लिख लीजिए। और कोई आर्थिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया, लिख लीजिए। देखते हैं तो ना कहीं पूछा गया है, मतलब मेन इतने इम्पॉर्टेंट थे जो कि परीक्षाओं में आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। अब हम लोग जो है आज से शुरू करते हैं संविधान, मेन रूप से संविधान का आरंभ। अभी तो इतने सारे जो है इंट्रोडक्शन थे संविधान, तो एक नज़र जो है संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, और क्या है लोकतंत्रीय प्रस्तावना भी दिया गया है। विशेषताएं ये हमारे संविधान का स्वरूप है, ठीक है। हमारे संविधान का ये स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो आप सब समझते ही हैं, संप्रभु है हमारा देश जो है, संप्रभु है। आंतरिक और बाह्य कोई भी निर्णय लेने में जो है किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है जो है। हम अपने जो है विदेशी संबंधों को अपने नियमानुसार जो है करते हैं, और आंतरिक जो है नियम नियमावली को जो है अपने अनुसार जो है संचालित करते हैं। किसी का जो है दबाव या हस्तक्षेप बाहरी शक्ति का हम पर नहीं है भारत पर। तो भारत एक संप्रभु देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है। समाजवादी में समता,
ठीक है, समता से आया समाजवाद। मतलब सभी नागरिक समान हैं, नागरिक समान हैं। मतलब कोई भी कार्य किया जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाए, मतलब समाज के अधिकाधिक लोग जो है लाभान्वित हों, मतलब ये नहीं कि एक दो लोग लाभान्वित हों, जो है सामाजिक दृष्टि से किया जाए। तो सामाजिक दृष्टि से जैसे जो है रोटी कपड़ा मकान जो है ये सभी को मुहैया होना चाहिए, जो है मतलब ज़्यादा अंतर ना हो, जो है सबको समान दृष्टि से देखना, मतलब लगभग लोग समान स्तर पर हों, जो है। लेकिन ये तो संभव नहीं है कि सभी लोग समान स्तर पर हो जाएं, आ जाएं, क्योंकि वो अपनी व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार जो है आगे बढ़ता है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखा जाए कि रोटी कपड़ा और मकान जो है सभी को मुहैया हो सके, ठीक है। इसीलिए सरकारी क्षेत्र होता है, सरकारी क्षेत्र जो है सभी व्यक्तियों के लिए होता है। हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपये में जो है दवा उपलब्ध है, जो है पर्ची कटती है, दवा उपलब्ध है, जो है किस लिए उपलब्ध है? बड़े लोगों के लिए नहीं, जो है जो गरीब तबके के लोग हैं वो नहीं जो है प्राइवेट में जा करके जो है रुपया पैसा खर्च करके जो है इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए वो व्यवस्था है, जो है ठीक है। सरकारी स्कूल हैं, जो है वहाँ बच्चे जो है जा करके निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जो है। तो ये समानता लाने का प्रयास किया गया है कि हाँ बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो इन लोगों की भी पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, जो है कोई वंचित ना रह जाए पठन पाठन रोटी कपड़ा एवं मकान से। मतलब कोई भी कार्य किया जाए तो समाज को ध्यान में रखकर किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, या संसाधनों पर जो है पूरे समाज का अधिकार हो, जो है संसाधनों पर उत्पादन के साधनों पर जो है पूरे समाज का अधिकार हो, ठीक है। इससे जो है अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होती है। तो जो सरकारी क्षेत्र है वो समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र जो है, निजी क्षेत्र जो है पूंजीवादी व्यवस्था जो है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे अमेरिका वगैरह में है, जो है बहुत पूंजीवादी देश, समाजवादी देश आपका रशिया, चाइना, यूगोस्लाविया या कुछ हद तक अपना इंडिया भी है, कह सकते हैं। तो एक सरकारी क्षेत्र होता है, एक निजी क्षेत्र होता है। तो अपने यहाँ तो इकोनॉमी में पढ़ाया गया होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकारी और निजी जो है। तो पूरा निजी के लिए भी नहीं खोल दिया जा सकता। अब ये पठन पाठन पर कोई सरकार का नियंत्रण ही ना हो, कुछ ना करे, जो है तो जितने बड़े बड़े पूंजीपति हों कॉन्वेंट अच्छे स्कूल खोल लेंगे करोड़ों अरबों के, और 10-10 हज़ार रुपये महीने जो फीस देगा उन्हीं का एडमिशन करेंगे। तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए हैं? तो इसीलिए सरकारी क्षेत्र है, जो है मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकारी निजी दोनों क्षेत्र। तो समाजवाद लाने की जो है। दूसरा है पंथ निरपेक्षता। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत बारीक अंतर है पंथ निरपेक्षता में, जो है और इसको बताया जाए पंथ निरपेक्षता पर जो है लेक्चर दिया जाए तो 2-4 दिन दिया जा सकता है। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा काम है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भारत धर्म निरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है? धर्म और पंथ में क्या डिफरेंस है? बताइए, भारत धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष? प्रस्तावना में संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। ऐसा क्यों है? धर्म और पंथ में अंतर होगा, इसका मतलब जो है तो धर्म की इंग्लिश जो है रिलीजन होती है, ये पश्चिमी अवधारणा है रिलीजन, और हमारे यहाँ धर्म की बात दूसरी है, धर्म दूसरा है। रिलीजन में क्या होता है? ये रिलीजन शब्द जो है पाश्चात्य सभ्यता से आया है, वेस्टर्न शब्दावली है, जो है उसी का हिंदी अनुवाद धर्म लोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो धर्म है वो रिलीजन नहीं है, ठीक है। भले इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो भारत में धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या होता है?
एक जो है देवी देवता होता है, सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वशक्तिमान देवी देवता जो है, उसके प्रति जो है धर्मानुयायियों का पूर्ण समर्पण होता है। जो आराध्य देव होते हैं पूर्ण समर्पण होता है ना। और उसके बाद व्यवहारिक रूप में जो है पूजा पाठ की कर्मकांड क्रियाकलाप गतिविधि होती है जो है, ये सब बातें धर्म की बातें होती हैं, यही तो है धर्म की बातें जो है। तो एक जैसे ईसा मसीह हैं उनके, या पैगंबर हजरत महल है, सर्वशक्तिमान है जो है, उनके अनुयायी उनके प्रति पूर्ण जो है आस्थावान रखते हैं, समर्पित रहते हैं, और ये जो है दैनिक क्रियाकलापों में उनकी दिखाई पड़ता है। ये सब है रिलीजन की परिभाषा। लेकिन भारत में धर्म की परिभाषा ये नहीं दी गई है। भारत में जो है बहुत व्यापक परिभाषा है धर्म की जो है, उसमें देवी देवताओं भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है जो धर्म की परिभाषा है। अपने कर्तव्य को करना धर्म है जो है। यदि आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ आकर के नियमित पढ़ रही हैं जो है, घर पर जाकर के जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो कर रही हैं, तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं जो है। एक अभिभावक है, एक पिता है जो है, वो गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में उसके जो कर्तव्य हैं जो है, बच्चों का पालन पोषण करना, पढ़ाई लिखाई करना, बड़ा करना जो है उसकी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी। यदि वो कर रहा है तो धर्म का पालन कर रहा है जो है। तो धरत धारयत इति धर्मः, धरत धारयत इति धर्मः। भारत में जो है मतलब धारण करने योग्य जो होता है वही धर्म है। और धारण करने योग्य जो है क्या होते हैं, सद्भावना होती है जो है, नैतिकता होती है, मानवीय कर्तव्य होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। अब अहिंसा है, चोरी करना है, बेईमानी करना है, बलात्कार करना है, मर्डर करना है, तो ये क्या धारण करने वाली चीज है? नहीं धारण करने वाली चीज है। धारण करने वाली चीज है सत्यनिष्ठा, अहिंसा, दया, सहिष्णुता जो है, परोपकार, ये सब धारण करने वाली चीजें हैं जो है। अपने काम को करना जो है, तो ये सब तो मतलब देश में होना चाहिए कि नहीं धर्म होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए ना। धर्म निरपेक्ष तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब अपने कर्तव्यों से जो मतलब नैतिक गुण है जो है, नैतिकता की बातें जो है, उससे तो विमुख नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए जो है यहाँ पर भारत में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया जो है। वो अपने यहाँ जो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, इन सबको जो है पंथ कहा गया है, पंथ माना जाता है, धर्म नहीं है वो जो है एक्चुअल में, यदि भारतीय टेक्स्ट से देखा जाए। अब हम ही लोग कहते हैं धर्म, किताबों में धर्म लिखा गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो है। इसीलिए जो है धर्म की शब्दावली से बचा गया है। पंथ निरपेक्ष होना जो है, निरपेक्ष होना मतलब कोई मतलब ना होना जो है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है जो है, या भारत का कोई भी पंथ नहीं है जो है। अपने राज्य का पंथ निरपेक्ष मतलब भारत देश का जो है कोई भी पंथ नहीं है, धर्म नहीं पंथ नहीं है जो है, ठीक है। तो पंथ नहीं है मतलब पंथ से कोई मतलब नहीं है। सभी लोग अपना अपना पंथ के अनुसार हिंदू धर्म का पालन करें, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपना अपना कार्य करें जो है आराम पूर्वक। जब कहीं टकराव व्यवधान होता है तो जो है राज्य वहाँ हस्तक्षेप कर सकती है, और अपने पंथ को मानने में सभी लोग जो है स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या जो है भारत राज्य जो है धर्म निरपेक्ष है। राज्य का क्या कार्य है जो है अपने कर्तव्य को करना जो है, सत्य, अहिंसा, परोपकार जो है, इन सबको बढ़ावा देना जो है। तो इन सबसे अलग हुआ जा सकता है, कोई व्यक्ति ही नहीं। अगर अलग हो गया तो व्यक्ति ही नहीं है जो है। तो राज्य इतने बड़े व्यक्तियों का समूह है, तो कोई या वो धर्म निरपेक्ष हो सकता है। तो भारत के अनुसार जो है भारतीय परिभाषा रिलीजन की अलग है। ये बहुत जो है व्यापक परिभाषा है, ये मानवीय मूल्यों से रिलेटेड है। धृति, क्षमा, दमो, संयम। धृति, क्षमा, दमो, संयम। धृति मतलब है, धृति, क्षमा, दमो, संयम। शौचम, इंद्रिय निग्रह।
धीर विद्या सत्यम आरोहो। दशकम धर्म लक्षणम, ठीक है। ये 10 परिभाषा दी गई है, धर्म की यही परिभाषा है जो है भारत में, ठीक है। ये मनुस्मृति में दी गई है, धर्म ग्रंथ में ही दी गई है, मनुस्मृति में। धृत क्षमा दमो अस्तेयम, धृत मतलब धैर्य, ठीक है, धैर्य धारण करे, मतलब ये नहीं कि अब चाहिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो है हम पढ़ रहे हैं 1 साल 2 साल नहीं हुआ सिविल में, जो है तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप अधीन हो जाइए, ठीक है। क्षमावान बनिए, जो है, ठीक है। दमो मतलब संयम रहिए, जो है मन को नियंत्रित कीजिए, मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। अस्तेयम, अस्तेयम मतलब चोरी ना करना, चोरी मत करिए, जो है। और क्या है? शौचम इंद्रिय निग्रह, शौचम मतलब साफ स्वच्छता, जो है साफ स्वच्छता मतलब बाहरी स्वच्छता ही नहीं, जो है बल्कि आपका अंतर्मन भी स्वच्छ हो, जो है वाणी से सोच भी आपकी स्वच्छ हो, जो है सोच में भी जो है विकृति ना हो। इंद्रिय निग्रह, जो है जो इंद्रियां हैं, जो है जो चंचल होती हैं, जो है उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। और क्या है? धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धीर मतलब विवेक, विवेक जो है, और विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब ये नहीं कि जो है किताब पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जाकर के जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, अपने आप को समझ जाना, जो है कि हम क्या हैं, तो नहीं प्राप्त हो पाता है, जो है कुछ हद तक प्राप्त हो जाता है, सभी को नहीं प्राप्त है। सत्यम आक्रोधो, सत्यम मतलब सत्य बोलना, आक्रोधो मतलब सभी लोग समझते हैं। आगे क्या है? 10कम धर्म लक्षणम, ये 10 है, काउंट करिए जो है टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो ये 10 जो है आपके धर्म यही है, भारत में धर्म यही है, जो है इसमें ईश्वर अल्लाह देवी देवता कोई भी नहीं है ना, ये सब मानवीय मूल्य है ना, मानव के कर्तव्य है, तभी आप मानव कहलाएंगे, अन्यथा आप अमानव हैं, जो है। तो क्या धर्म से विमुख हो सकता है कोई राज्य? भारत जैसा राज्य धर्म से विमुख नहीं हो सकता। महात्मा गांधी का ऐसा कोई स्टेटमेंट है, जो है धर्म से अलग की हुई राजनीति बाल और वेश्या की तरीके से है, ऐसा कुछ है, जो है मतलब राजनीति नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, याद नहीं मुझे आ रहा है। तो इसीलिए जो है भारत जो है पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, पंथ निरपेक्ष। और रिलीजन है जो पाश्चात्य सभ्यता में माना जाता है, देवी देवता समर्पण वगैरह। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब समझ ही रहे हैं, जो है गणराज्य भी समझ रहे हैं। उसके बाद लक्षण में क्या होता है, मतलब मौलिक अधिकार दिया गया है, जो है संघात्मक शासन है, संसदीय शासन है, संसदीय शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, हाँ, निर्मित लिखित और व्यापक संविधान। पहला ये निर्मित लिखित और व्यापक संविधान, निर्मित लिखित और व्यापक संविधान। भारत का अपना संविधान जो है निर्मित संविधान है, जो है निर्मित मतलब एक सभा बाकायदे बैठी, जो है बहुत दिनों तक जो है उसने अच्छी तरीके से निर्माण किया, जो है ये नहीं कि कहीं से ले लिया गया, जो है लेकर के आए, जो है उतार दिए, बल्कि काफी विचार मंथन के बाद, सभा में काफी बहस के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और बाकायदे उसको लिपिबद्ध किया गया है। निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, 22 भाग है, जो है और 395 आर्टिकल्स हैं, जो है तो इतना जो है विस्तृत संविधान कहीं का नहीं है। व्यापक संविधान जो है तो निर्मित लिखित और व्यापक संविधान। अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान आज भी लिखित नहीं है। नव्य एवं अनव्य संविधान, नव्य एवं अनव्य, ये क्या है?
संविधान संशोधन के लिए से दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल हैं जो है आसानी से संशोधित कर दिए जाते हैं केवल साधारण बहुमत से ही जो है, और बहुत सारे जो है आर्टिकल्स हैं कि उनमें जो है संशोधन करने के लिए जो है 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्यों की भी परमिशन चाहिए, राज्यों की भी सहमत चाहिए जो है। ठीक, तो ये सब आपके जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए प्रस्तावना। हाँ, हेडिंग डालिए प्रस्तावना। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी तो कंप्लीट हो पाएगा। और ऐसी बात है नहीं कि कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जो है सारी की सारी बातें समझ में आ रही है। जहाँ कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लिया करिए, जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि लिमिटेड लेक्चर्स हैं उसमें कंप्लीट करना है जो है, तो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रस्तावना याद कर लीजिएगा आप लोगों से, ठीक है। प्रस्तावना याद किए रहेंगी तो काफ़ी काम आएगा जो है, जब तक आपकी पढ़ाई लिखाई है जो है तब तक काम आएगा प्रस्तावनाएं जो है। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी मध्यप्रदेश लोकतंत्रात्मक ये, ठीक है। अब प्रस्तावना में क्वेश्चन कैसे आता है ये केवल समझ लीजिए। प्रस्तावना में क्या दिया है, भारत की प्रस्तावना का आधार क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है जो है। आधार जो है इसका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है जो है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा में पढ़ा था जो है, और वो पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो है वही आधार था जो है, उसमें बहुत सारी बातें अपनी प्रस्तावना में सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। और प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग, जो कि जो है यूनाइटेड स्टेट से दिया गया है। हम भारत के लोग क्या बताता है, इसका आशय क्या है, हम भारत के लोग। संविधान का स्रोत, संविधान सर्वोच्च है भारत में, संविधान की प्रभुता है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। और ये संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता है, भारत की जनता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जनता ही संप्रभु है, भारत की जनता ही जनार्दन होती है, जो है जनता ही जनार्दन है। चाहे तो जो है राष्ट्रपति को घसीट करके उतार दे, प्रधानमंत्री को उतार दे। तो संविधान को जो शक्ति मिलती है जो है, या जो स्रोत है, जो शक्ति कौन दे रहा है, जनता दे रही है, जनता शक्तिशाली है, तब संविधान सर्वोच्च बन रहा है। तो हम भारत के लोग का क्या आशय है कि भारत में जो है संप्रभु जनता है, या संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और जो है संविधान को शक्तियाँ जनता से ही प्राप्त होती है। तो जो शक्ति देता है वही तो सुप्रीम होता है जो है। इसीलिए कहा गया है अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं जो है। तो और सब बातें मतलब इससे आता है क्वेश्चन जो है समाजवादी, एक तो शब्दावली आता है, क्रम से लिखिए जो है, क्रम से शब्दावली लिख दिया गया, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता, ये सब जो है इस क्रम से सजाइए। तो जब याद किए रहेंगे तभी क्रम लिख पाएंगे जो है। कौन कौन से न्याय दिए गए हैं संविधान द्वारा जो है, तो जब याद रखेंगे तभी देखेंगे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है जो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है, क्षमता, प्रतिभा और अवसर की क्षमता जो है। विकल्प दे दिया जाता है, इनमें से कौन सी समानता नहीं देती गई है जो है। और अंत में आइए क्या लिखता है जो है, अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिए जो है, ठीक है। अधिनियमित मतलब इसे पारित कर लिए जो है, इसे पारित कर लिए जो है, अधिनियम बन गया जो है। भारत की जनता आत्मार्पित, आत्मार्पित पर ध्यान दीजिए जो है कि अपने आप को समर्पित करते हैं। इस संविधान को भारत की जनता क्या कर रही है, स्वयं को समर्पित कर रही है। हम लोग स्वयं को समर्पित कर रहे हैं जो है।
तो जब स्वयं को समर्पित कर रहे हैं मतलब अपने आप में एकाकार कर लिए जो है, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है हो गया। तो हमारे अंदर जो है हमारे आत्मा में आत्मा को अर्पित किए हैं संविधान को जो है, ये नहीं कि शरीर को समर्पित किए, अंदर तक जाकर के आत्मा को अर्पित किए। तो जब आत्मा को अर्पित कर दिए तो जो है बहुत प्यारी चीज हो गई कि नहीं है? हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो है, हमें उससे प्यार करना चाहिए जो है, आत्मा में विलीन कर लिए हैं हम जो है, तो हम कभी जो है संविधान का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। उल्लंघन करना बुरी बात है, तो समझे कॉन्सेप्ट कैसा जो है शब्दावली रखा जो है आत्मार्पित करते हैं, तो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। फिर प्रस्तावना जो है संविधान, प्रस्तावना क्या है जो है संविधान का पूरा क्या है सार तत्व है। संविधान जो है किस प्रकार के, संविधान का स्वरूप भी दिया गया है, मतलब लोकतंत्र समाजवादी जो वो दिया है, संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये जो है अपने देश का स्वरूप है, अपने देश का मतलब स्वरूप है, हमारा देश कैसा है। प्रस्तावना ये होती है मतलब सार है। उसके बाद जो है संविधान का क्या उद्देश्य है जो है, क्या उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है जो है, व्यक्ति की गरिमा है जो है, तो ये सभी संविधान के उद्देश्य हैं जो है। तो संविधान का क्या स्ट्रक्चर है या हमारे जो है देश का क्या स्वरूप है ये बताता है, और जो है हमारे देश का क्या उद्देश्य है जो है, ठीक है, मतलब संविधान का क्या उद्देश्य है जो है, ये पूरा संविधान प्रस्तुत किया गया है। और संविधान को सार इसीलिए कहा जाता है प्रस्तावना को, कि जो प्रस्तावना में दी गई है आगे के सारे चैप्टर में उसी का विस्तार किया गया है, वर्णन किया गया है। न्याय है, मौलिक अधिकार है, तो उसका एक चैप्टर ही है अलग से। तो इस प्रकार जो है संविधान को जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है जो है, आत्मा भी कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने जो है जन्म कुंडली कहा है, के.एम. मुंशी ने 2 मिनट